सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। आज हम +1 पॉलिटिकल साइंस लेसन 4 भाग 2 बनाने जा रहे हैं। लेसन है कार्यपालिका। कल के भाग में हमने जाना कि इस पाठ को देने के उद्देश्य क्या है, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका कितनी तरह की। आज उससे हम आगे का भाग में जानेंगे कि कार्यपालिका क्या क्या कार्य करती है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। अब हम जान लेते हैं संसदीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य। संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका का एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं, मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग होते हैं। जो नाम राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। मतलब जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं वो विधानमंडल द्वारा उसे लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका, जो कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। जितने भी निर्णय, जितनी भी नीतियां लागू की जाएंगी वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा की जाएंगी। राष्ट्रपति का तो सिर्फ नाम रहता है, लेकिन वास्तविक कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। चलिए, ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है कि जो राष्ट्रपति वो नाम मात्र का होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका है। सरकार के गठन की प्रक्रिया। देखिए, सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देता है। मतलब प्रधानमंत्री जिसका नाम लेता जाता है, राष्ट्रपति उसके नाम को मंत्री बनाने के लिए अनुमोदित कर देता है। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो प्रधानमंत्री है वो देश की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। ये सब लिखा गया है उसमें। चलिए, अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं संसदीय प्रणाली की। सबसे पहले देखिए, बहुमत प्राप्त दल का शासन। लोकसभा चुनाव में जिस भी पार्टी को सर्वाधिक वोट मिलते हैं वो देश का शासन चलाता है। आप जानते हैं वर्तमान समय में बीजेपी और उसके सहयोगी दल 2 बार से लगातार देश का शासन संभाल रहे हैं। 2014 से लेकर 19 तक, 19 से लेकर वर्तमान समय तक देश में बीजेपी की सरकार बनी हुई, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा चुनावों में बहुमत प्राप्त है। तो जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा वो सरकार का गठन करेगा। दूसरी, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगला है नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की, मतलब वो कोई काम नहीं करता, लेकिन देश का शासन उसी के नाम से चलाया जाता है। जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है वो है कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल। तो इसे हम वास्तविक कार्यपालिका भी कहते हैं। अगला है केंद्रीय नेतृत्व। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है, वे मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। देखिए, प्रधानमंत्री ही प्रमुख है। अगला है दोहरी सदस्यता। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, मतलब वो जहाँ से इलेक्शन जीते वहाँ के भी सदस्य रहते हैं और मंत्रिपरिषद के भी। द्विसदनीय विधायिका।
तो देश में जो है वो द्विसदनीय विधायिका, हमारे देश में देखिए लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। स्वतंत्र लोक सेवा, संसदीय प्रणाली में जो लोक सेवक हैं उनको स्थायी नियुक्ति दी जाती है। लोक सेवक मतलब जितने भी आप आईएएस बड़े बड़े अधिकारी देखते हैं वो, क्योंकि वही लोग आगे नियमों को लागू करते हैं। जो मंत्रियों द्वारा अपने विभाग के लिए नई नीतियाँ पॉलिसीज़ लाई जाती हैं उसे आईएएस ऑफिसर्स बड़े बड़े उसे लागू करते हैं। गोपनीयता, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। तो ये सब उसकी विशेषताएं संसदीय शासन प्रणाली की। सबसे पहली, बहुमत दल का नेता शासक होता है। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, केंद्रीय नेतृत्व, दोहरी सदस्यता, द्विसदनीय विधायिका, स्वतंत्र लोक सेवा और गोपनीयता, ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं इसके दोष क्या हैं। सबसे पहले अस्थायित्व, क्योंकि सरकार कई बार गठजोड़ करके बनाई जाती है तो हो सकता है वो 5 साल से पहले ही, अगर मान लीजिए उससे गठबंधन ख़त्म हो जाता है तो सरकार गिर सकती है, तो अस्थायित्व रहता है। दूसरी है नीतिगत निरंतरता का अभाव। संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की प्रकृति अस्थायी होती है, परिणाम स्वरूप नीतियों में निरंतरता का अभाव रहता है। अगली देखिए, शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन। जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया वो स्पष्ट नहीं है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन, कई बार ऐसे व्यक्ति इलेक्शन जीत जाते हैं जो कि बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं, तो अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन इसकी सबसे बड़ी कमी है। गठबंधन की राजनीति, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो गठजोड़ करके राजनीति में आने का प्रयास करते हैं, तो गठजोड़ करने के लिए वो उनकी सभी प्रकार की शर्तें मानने को तैयार हो जाते हैं। अगली है राजनीति का प्राधिकरण। संसदीय शासन प्रणाली में देखिए वो लोग इलेक्शन में जीत जाते हैं जो कि धन बल रखते हैं या बाहुबल जिनके पास है, तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है। चलिए देखिए, अब तक हमने अर्धसंघात्मक संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जाना। अब हम जानते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए, अध्यक्षात्मक, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कह सकते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रायः राज्य का प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, सरकार का भी अध्यक्ष होता है। मतलब जो राष्ट्रपति है वो सरकार का भी अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। देखिए, जो इसमें शासन का प्रमुख है वो आप मेनली एक बात समझ लीजिए, वो राष्ट्रपति ही होता है। देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं जानते हैं। अध्यक्षात्मक स्थायित्व, देखिए उसमें तो क्या है कि सरकार जो है बहुमत दल का नेता, कई बार बहुमत नहीं मिलता तो गठजोड़ करके बनती है तो स्थायी नहीं रहती, लेकिन इसमें क्या है, शासन जो स्थायी रहता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन प्रणाली व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका निर्धारित समय तक अपना कार्य पूरा करती है। नीतियों में निरंतरता, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका निश्चित समय तक अपना कार्य करती है जिससे कि उसकी नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। अगला, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो इसमें जो सबसे बड़ा क्या है कि शक्तियाँ जो स्पष्ट रूप से विभाजित की जाती हैं, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते।
विशेषज्ञों द्वारा शासन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, जिससे वो विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए महत्व देता है। राजनीति में अपराधीकरण नहीं। तो जब राष्ट्रपति ही पूरे देश की बागडोर संभालता है तो अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को राजनीति में प्रवेश कठिन हो जाता है। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय। जो राष्ट्रपति है वो किसी भी दल के दबाव में आए बिना अपने निर्णय लेता है। चलिए अब हम जान लेते हैं इस प्रणाली के क्या दोष हैं। देखिए, सबसे पहला उत्तरदायित्व का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जिससे कार्यपालिका जन सरोकार पर ध्यान न देकर व्यावसायिक हितों को महत्व दे सकती है। निरंकुशता की संभावना। देखिए, सारी शक्तियां अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में है तो उसके निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है। अगली है शासन में व्यापकता का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते, जिससे कि इस व्यवस्था में संपूर्ण देश में प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव होने की इसमें संभावना बनी रहती है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।